हेलो एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड ऑर्डर सिस्टम तक देखा था। हमने फॉर डिफरेंट जीटा वैल्यूज़ हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स जो बिहेवियर है वो देखा था। अब हम हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करने वाला है, एक यूनिट स्टेप इनपुट फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम। अंडरडैम्प्ड सिस्टम मतलब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अंडरडैम्प्ड सिस्टम मतलब फॉर जीटा बिटवीन 1 एंड 0। करेक्ट। सो हमने क्या देखा था, हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन था, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन y ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस, वो क्या आया था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। राइट। तो अब अगर हम हमारे सिस्टम को एक यूनिट स्टेप इनपुट देना चाहते हैं तो हमारा एक्स ऑफ एस क्या हो जाएगा, 1/s। राइट। हमें पता है यूनिट स्टेप इनपुट का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, 1/s। तो हमने अगर इसको 1/s दिया और यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा y ऑफ s क्या हो जाएगा, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन s टाइम्स s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन s प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। करेक्ट। तो अब हमें हमारा एम क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फाइंड करना हमारा एम है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कि सिस्टम का पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा और हमें फिर इसका इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करेंगे ताकि हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मिले। सो अगर हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया तो ये कैसे फॉर्म में हो जाएगा, a/s प्लस, अब क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है, bs प्लस c के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। करेक्ट। सो अब हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस s टाइम्स बी एस प्लस c इक्वल्स टू क्या, हमारा जो न्यूमरेटर था ओमेगा एन स्क्वायर ये। अब हम डिफरेंट s की वैल्यू लेते हैं ताकि हमें कांस्टेंट a, b और c मिल सके। तो सपोज हमने s को 0 लिया, सो s को अगर हमने 0 लिया तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 और ओमेगा एन स्क्वायर बाकी रहेगा, और ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि s मल्टीप्लाइड है, और इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर आ जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 1। सिमिलरली अगर हमने s को सपोज 1 रखा, सो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, अब हमें पता चल गया a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। राइट, हमने यहाँ पे 1 रखा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर। सो अब ये ओमेगा एन स्क्वायर और ये ओमेगा एन स्क्वायर ये कट हो जाएगा और हमारा b प्लस सी क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ऑफ 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा एन हो जाएगा। करेक्ट। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब सेम हम एक s की दूसरी वैल्यू लेंगे ताकि हमें b प्लस सी के फॉर्म में एक इक्वेशन मिले, ताकि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम b और c की वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ पे करते हैं, सो अगर हमने अब s इक्वल्स टू -1 लिया सपोज, सो s इक्वल्स टू -1 अगर हमने ये इक्वेशन में पुट किया तो क्या हो जाएगा, a हमें पता है 1 है, s स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कौन सा टर्म है माइनस, ये s की जगह हम -1 डालेंगे और यहाँ पे भी -1 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा c माइनस बी इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर। करेक्ट। सो अब हमारा ओमेगा एन स्क्वायर वापस कट हो रहा है, बाकी क्या रह जाता है, प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 1 नहीं 0। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, b माइनस सी क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन माइनस 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हमने ऐड कर दिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स b इक्वल्स टू, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो -1
-1 क्या हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा -2 ज़ीटा ओमेगा एन, और यहाँ पे 2 ज़ीटा ओमेगा एन है, तो ये 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या आएगा -1। अब इस b को अगर हमने सपोज ये इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और -1 अगर कट हो गया तो c का वैल्यू क्या आएगा -2 ज़ीटा ओमेगा एन, राइट। तो हमें a मिल गया, b मिल गया और c भी मिल गया। तो अब बेसिकली हम हमारे y में पुट करते हैं ताकि हमें रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम मिल सके। तो अगर हमने y में पुट किया सो ये क्या हो जाएगा 1/s, करेक्ट, 1/s प्लस, अब क्योंकि हम देख सकते हैं हमारा b और c दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो हम माइनस को कॉमन ला देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, अब ये टर्म बन जाएगा s प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है s² प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, s² प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, करेक्ट। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। हम ये वाला जो टर्म है हमारा जो डिनोमिनेटर है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बनाने का ट्राई करते हैं। अब हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फॉर्म करते हैं, हम s² प्लस 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और ये एज इट इज़ रहेगा प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, s, अब ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो ये प्लस ज़ीटा ओमेगा एन का स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। तो इसको अगर हम ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा s² प्लस 2ab 2s z ओमेगा एन, जो टर्म हमें आना चाहिए था यहाँ पे, पर एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगा, वो है प्लस z² ओमेगा एन स्क्वायर, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें पता है ओमेगा एन स्क्वायर ऑलरेडी है, बट हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस z² ओमेगा एन स्क्वायर, करेक्ट। सो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये कुछ ऐसा आएगा, प्लस ज़ीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर का रूट ले लिया हमने और इसका पूरा होल स्क्वायर किया। तो ये कैसे फॉर्म में आ रहा है, a² प्लस b² के फॉर्म में आ रहा है। तो अब इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करते हैं। अब हमारा y(s) क्या हो जाएगा, y(s) इज इक्वल टू 1/s माइनस ऑफ s प्लस 2 ज़ीटा ओमेगा एन अपॉन, अब ये ऐसे फॉर्म में s प्लस ज़ीटा ओमेगा एन स्क्वायर। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस ज़ीटा स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है ओमेगा डी। तो ये टर्म, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, ओमेगा डी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, करेक्ट। तो अब क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे s प्लस ज़ीटा ओमेगा एन है, तो ऊपर वाले को भी हम s प्लस ज़ीटा ओमेगा एन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, 1/s माइनस ऑफ s प्लस ज़ीटा ओमेगा एन, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ज़ीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, और एक और माइनस ऑफ ज़ीटा ओमेगा एन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सपोज, तो इसका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको हम y(t) में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। y(t) क्या है, हमारा इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो 1/s को हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो हम e⁻⁻ ज़ीटा ओमेगा एन टी लिख सकते हैं, और फिर ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बन जाएगा, cos ओमेगा डी टी का। और यहाँ पे हम देखें तो हमें क्या पता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin a t क्या होता है,
ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। सो अगर उस मेथड से हम जाए तो हमें एक ओमेगा डी चाहिए, तो हम ऊपर नीचे ओमेगा डी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी। और ये वाला जो टर्म है हमारा, जो ये टर्म है, ये वाला जो टर्म, ये टर्म नहीं, ये जो टर्म है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा डी टी। करेक्ट। और हम एक और चीज़ देख सकते हैं, हमें पता है ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा एन कट जाएगा और हमारा जो फाइनल वाई ऑफ टी है वो क्या हो जाएगा, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ओमेगा डी टी माइनस ऑफ जीटा टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी। करेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इसको हम थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो अब हम करेंगे। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस, अब हमने अगर ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन लाया और रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर को भी हमने अगर कॉमन लाया तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अंदर क्या रह जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी। और यहाँ पे क्या बाकी रहेगा, माइनस ऑफ, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे आएगा प्लस ऑफ जीटा टाइम्स साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, तो ये ऐसे फॉर्म में आ गया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम। अब ये हम देख सकते हैं, ये जो टर्म है ये कैसे फॉर्म में आ रहा है, a टाइम्स साइन ओमेगा डी टी प्लस b टाइम्स कॉस ओमेगा डी टी। ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो ऐसे फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज कि ये ऐसे फॉर्म है, a टाइम्स साइन ओमेगा डी टी प्लस b टाइम्स कॉस ओमेगा डी टी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ठीक है, हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमने अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर क्या है हमारा, जीटा स्क्वायर और b क्या है हमारा, रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायरिंग हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइन, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी टी है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ b बाय a। b क्या है हमारा, p है हमारा ये, और ये है हमारा a। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो मतलब ये कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। ओके, तो अब हम हमारे रिस्पॉन्स को अगर लिखें, या रिस्पॉन्स को लिखने से पहले हम अगर ये वाला टर्म डिफाइन करें, ये टर्म क्या है, अगर हमने थीटा ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अगर हमने इसको पूरे को इक्वल्स टू थीटा लिखा और tan को फिर उस तरफ लेके गए तो tan थीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। इसको अगर हम ट्राइंगुलर फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है हमारा थीटा, और क्योंकि tan हमें पता है क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
और पाइथागोरस से देखिए हम इसका स्क्वायरिंग प्लस इसका स्क्वायर करें तो ये टर्म आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1। और जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा भी हम यहाँ से देख सकते हैं क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीटा आ जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, मतलब ये करेक्ट है। और हम क्या बोल सकते हैं, हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा भी 1 माइनस सीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमने हमारा रिस्पॉन्स लिखा विच इज़ y ऑफ t, तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और ये टर्म को हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था, साइन ओमेगा डी टी, साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ठीक है, हम इसको एज थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज़ क्या है। सो ये भी हमारा एक वन ऑफ द रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। ठीक है, एक ये इम्पॉर्टेंट तरीका है और एक ये इम्पॉर्टेंट तरीका है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, तो ये दोनों याद रखना ज़रूरी है। सो अब ये हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम आ गया, ये है फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकेंड फॉर्म। हम देख सकते हैं हमारे रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम में कोसाइन और साइन टर्म्स प्रेजेंट है विथ एक्सपोनेंशियल, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल। तो हमारा जो सिस्टम बनेगा, हमारा जो हम ग्राफिकली हम जब उसको बनाएंगे तो वो कुछ डैम्ड ऑसिलेशंस के फॉर्म में आएगा। तो हम कैसे बनाएं इसको, सो इस इक्वेशन में सपोज हम ये वाले टर्म को, हमारा ये जो टर्म है ये सपोज हमारा C1 ऑफ t है, ये जो टर्म है ये पूरा, इसको हमने सपोज C2 ऑफ t मान लिया। तो हम क्या बोल पाएंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा y ऑफ t वो ऑफ द फॉर्म 1 माइनस C1 ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय C2 ऑफ t हो जाएगा। या फिर ये दोनों के रिजल्ट को अगर हमने C3 ऑफ t पकड़ लिया तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे फॉर्म में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आना चाहिए। तो सपोज हम C1 ऑफ t को प्लॉट करते हैं, ये हमारा C1 ऑफ t है, ये हमारा C2 ऑफ t है। तो ये कैसा आ जाएगा, ये C1 ऑफ t है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और ये क्या है, हमारा साइन फंक्शन है विथ एक इनिशियल वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने t को 0 पुट किया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर तो आएगा। तो मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, क्या है वो वैल्यू, साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो हमारा जो साइन फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C2 ऑफ t। अब क्योंकि दोनों मल्टीप्लाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें C3 ऑफ t मिलेगा। दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, C3 ऑफ t। ये हमारा C3 ऑफ t। तो ये कैसे फॉर्म में आ जाएगा, डिक्रीजिंग सिनोसॉइडल के फॉर्म में आएगा। तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में दिखेगा हमें, करेक्ट। तो ये तो हो गया C3 ऑफ t। अब अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक माइनस मल्टीप्लाइड है, तो हमें एक माइनस या नेगेटिव एम्पलीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे बन जाएगा, तो हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस C3 ऑफ t कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, करेक्ट। और हमारा रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए, हमारा y ऑफ t फाइंड करने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा।
तो +1 करेंगे हम तो हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसे फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अभी हम रफली देख रहे हैं कि कैसा बनना चाहिए। तो +1 कर ले हम तो ये +1 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे फॉर्म में दिखेगा हमको। करेक्ट, तो कुछ ऐसे फॉर्म में हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम y ऑफ t बनना चाहिए। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करते हैं। सो अब हम अपना रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये सपोज y ऑफ t है और सपोज ये इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू है। तो हमने देखा था कि ये कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा। और यहाँ से ये हो जाएगा डीके, राइट। और हमें क्या पता है y ऑफ t कैसे फॉर्म में, 1 माइनस ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा के फॉर्म में। सो अगर हमने t को इन्फिनिटी पे टेंड कराया तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0। मतलब हमारा जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 1। करेक्ट, तो ये क्या बन गया हमारा रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अब हम हमारे जो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम है उसकी कुछ परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस है वो हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन का यूज़ क्या है। तो सबसे पहली बात कि हमारा सिस्टम एक इनपुट हमने अगर प्रोवाइड किया तो उसके बाद हमारा सिस्टम कितने फास्ट रिएक्ट करता है या हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स कितना फास्ट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं हम। नंबर 2, इसकी हमारे सिस्टम में कितने ऑसिलेशंस हैं ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम। और नंबर 3 कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू पे कब रीच करेगा, कि कब वो स्टेबल हो जाएगा, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन से। ठीक है, तो अब हम एक एक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। तो सपोज यहाँ पे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 इज द डिले टाइम। सो डिले टाइम क्या होता है, डिले टाइम इज बेसिकली द टाइम टेकन फॉर द सिस्टम टू रीच 50% of the maximum value of our response और y of t। तो हमारे रिस्पॉन्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। इसका 50% रीच करने के लिए जो टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं डिले टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी। करेक्ट, तो ये क्या है 0.5 50%। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी डी इक्वल्स टू 1 प्लस 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन। अब यहाँ पे हमारा जो जीटा है वो क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर नहीं होता है, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो। और ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किए थे ये सारे टर्म्स। और अगर हम बात करें कि डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, तो डैम्पिंग फैक्टर बेसिकली होता है जीटा ओमेगा। ठीक है, तो ये टर्म भी पता होना ज़रूरी है। तो ये था हमारा डिले टाइम। अब अगर हम हमारा दूसरा परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन डिफाइन करें तो हम डिफाइन करते हैं हमारा राइज टाइम। राइज टाइम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से। ठीक है, अब राइज टाइम क्या होता है कि राइज टाइम इज बेसिकली द टाइम टेकन फॉर अ रिस्पॉन्स to reach from 0% of the value of response to 100% of the value of response. ठीक है, and this is for
अंडर डैम सिस्टम। अब अगर हम अनडैम सिस्टम की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड फॉर फ्रॉम 10% ऑफ द रिस्पॉन्स वैल्यू टू 90% ऑफ द रिस्पॉन्स वैल्यू, करेक्ट। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, टाइम टेकन फॉर द सिस्टम टू रीच फ्रॉम 0% ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ y of t टू 100% ऑफ y of t। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हमारा 100% वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो ये हमारा राइज टाइम होता है TR, ठीक है। तो अब हम राइज टाइम को कैसे डिराइव करें, तो हमें क्या पता है कि हमारा C of t क्या होता है 1 माइनस e रेज टू माइनस जीटा ओमेगा n t r मल्टीप्लाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा। अब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, 1 इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी आर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये 1 1 अगर हमने कैंसिल कर दिया तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये माइनस का हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हम ये वाले टर्म को 0 इक्वल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर ये जो वैल्यू वो 0 कब होगी, जब हमारा राइज टाइम जो ये वाला टर्म है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो मतलब हमारा राइज टाइम इन्फिनिटी में जब टेंड करेगा तब। अब क्योंकि हमें पता है हमारा जो राइज टाइम है वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। मतलब अब क्या बच जाता है, ये वाला टर्म 0 होगा, ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वॉट 0। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा डी टी प्लस थीटा इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। ये एन पाई की जो भी वैल्यूज़ है उस पर हमारा जो साइन फंक्शन है वो 0 देता है। सो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा टी आर है, ठीक है, ये राइज टाइम है। सो ये टी आर क्या हो जाएगा, एन पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। तो ये क्या हो गया हमारा राइज टाइम। और अगर हम n इक्वल्स टू 1 पुट करें तो ये जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पाई है और थीटा है वो रेडियंस में हम कैलकुलेट करता है, और जो ओमेगा डी है फिर वो भी रेडियंस पर सेकंड में हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा राइज टाइम। अब राइज टाइम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हमने हमारा जो सीटा का वैल्यू है, अगर हमने जीटा का वैल्यू बढ़ाया, हमें क्या पता है कि जीटा क्या होता है, कॉस थीटा, हमने अभी अभी देखा था। तो अगर हमने जीटा का वैल्यू बढ़ाया तो हमारा जो थीटा का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू कम हो गया मतलब हमारा जो राइज टाइम है वो बढ़ जाएगा, मतलब एज हम जीटा बढ़ाएंगे तो हमारा जो राइज टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। अब राइज टाइम बढ़ा मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कुछ इस तरफ शिफ्ट होगा, हमारा जो राइज टाइम को रीच करने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कुछ राइट की तरफ मूव होगा, और जो हमारा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, स्लोअर रिस्पॉन्स हो जाएगा। सो ये था हमारा राइज टाइम। अब हम देखते हैं हमारा पीक टाइम क्या होता है। सो अब हमारा थर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है, पीक टाइम। पीक टाइम, पीक टाइम को हम टीपी से रिप्रेजेंट करता है, टी। सो पीक टाइम क्या होता है बेसिकली कि द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पीक ऑफ द सिस्टम, पीक ऑफ द रिस्पॉन्स। तो ये हमारा पीक है, तो इस पीक पे पहुंचने का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, पीक टाइम। तो हमें क्या पता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो मैक्सिमम वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। पीक मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू देने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो डिफ्रेंसिएशन dy of t अपॉन dt है ये क्या होना चाहिए, 0,
एंड अगर हमने डबल डिफ्रेंसिएशन किया टी स्क्वायर वाई ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रिस्पॉन्स है वाई ऑफ टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे ताकि हमें पीक टाइम मिले कि एट व्हाट टाइम आर रिस्पॉन्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम वाई ऑफ टी को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाए इसके लिए हम ये ले लेते हैं, ये वाला जो हमने एक इक्वेशन डिफाइन किया था, हमारा फर्स्ट इक्वेशन कॉस ओमेगा डी टी माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी मल्टीप्लाइड बाय जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा डी। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया था। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे हम, डी वाई ऑफ टी हमें अपॉन डी टी चाहिए हमको। सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। फिर इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस को कॉमन ले लिया सपोज हमने, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज इसको हमने सबसे पहले डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और ये कॉस ओमेगा डी टी ऐसे रह जाएगा। सिमिलरली अगर हमने इसको ऐसे रखा प्लस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और हमने कॉस ओमेगा डी टी को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ओमेगा डी टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा डी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमने ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो सपोज हमने माइनस जीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर को कॉमन ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इस टर्म को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जीटा ओमेगा एन ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और जो हमारा साइन ओमेगा डी टी है उसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, प्लस हम ये वाले टर्म को एज इट इज़ रखते हैं ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ओमेगा डी टी का डिफ्रेंसिएशन, क्या हो जाएगा, ओमेगा डी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएट करके हमारे टर्म्स आ गए। अब इसमें हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा जीटा ओमेगा एन ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी कॉस ऑफ ओमेगा डी टी, ये टर्म आ गया। ये टर्म की बात करें हम तो ओमेगा डी है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी। ठीक है, और फिर हम इसकी बात करें ये टर्म की तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जीटा स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर आ जाएगा कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन भी है यहाँ पे, और फिर ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ऑफ ओमेगा डी टी, करेक्ट। और फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जीटा ओमेगा डी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, करेक्ट है, और फिर ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। अब यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि हमें पता है ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो मतलब ये वाला टर्म गायब हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा एन, ये हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कुछ कट हो रहा है, हमने यहाँ पे ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी मिस कर दिया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कट हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म कट हो जाएगा, करेक्ट। मतलब अब हमें डी वाई ऑफ टी अपॉन डी टी किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल, तो हम कुछ टर्म्स कॉमन ला देते हैं, जैसे ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी को अगर हमने कॉमन लाया
और हम साइन ओमेगा डी टी को भी कॉमन ला सकते हैं, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी प्लस z स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और कुछ आएगा ओमेगा एन, ये ओमेगा एन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको 0 के इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि ये जो टर्म है ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ये टर्म एज इट इज़ रहेगा। अगर हम इसको 0 करना चाहें, पर ये क्या है, ये है टी पीक टाइम, और हमें चाहिए कि हमारा पीक टाइम एक फाइनाइट वैल्यू आए, मतलब हम ये टर्म को 0 पुट नहीं कर सकते। तो मतलब क्या टर्म को हम 0 पुट कर सकते हैं, साइन ऑफ ओमेगा डी टी को हम 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 0 कब आएगा, जब हमारा ओमेगा डी टी पीक टाइम एन पाई के इक्वल होगा। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो पीक टाइम है टी पी, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम। सो अब टी पी हमारा क्या आएगा, एन पाई अपॉन ओमेगा डी, ये क्या हो गया हमारा पीक टाइम। अब इस एन पाई बाय ओमेगा डी में अगर हम एन की वैल्यू को ऑड वैल्यूज़ रखें, जैसे 1, 3, 5, तो ये हमें हमारा जो पीक है ये हमें ओवरशूट्स देगा। ओवरशूट्स मतलब ये जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड देगा। ठीक है, और अगर हमने n को इवन रखा 2, 4, 6, तो ये हमें अंडरशूट्स देगा। अंडरशूट्स मतलब ये सारी वैल्यूज़ पे जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो हमें n = 2, 4, 6 देगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के लिए हमारा डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें और वो किस वैल्यू के लिए नेगेटिव आता है, फर्स्ट मैक्सिमा कब आएगा, फॉर n = 1, तो हमारा टी पीक टाइम क्या हो जाएगा, पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है, सो ये क्या हो गया, हमारा पीक टाइम हो गया। सो अब हमारा फोर्थ क्या होगा, मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट को हम एम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे हम देखें तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट एम पी, वो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा एम पी। तो हम स्टार्ट कैसे करें, हमें सबसे पहले सी ऑफ टी चाहिए एट टी = टी पीक टाइम। ठीक है, मतलब एट ये जो सी टी है वो हमें पीक पे, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली। तो वो क्या हो जाएगी, हमें पता है 1 माइनस e⁻⁻ जीटा ओमेगा एन टी पी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस थीटा होता है। सो अब यहाँ पे अगर हमने टी पी की वैल्यू रखी, टी पी क्या है, टी पी हमने अभी लास्ट में फाइंड किया, क्या है वो, एन पाई बाय ओमेगा डी। ठीक है, और प्लस थीटा तो एज इट इज़ रहेगा। तो अब ये दोनों पार्ट कट हो जाएंगे, मतलब हम अगर मैक्सिमम पीक की बात करें, अगर हम इस पीक की बात कर रहे हैं तो इसमें n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। so, अब ये टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। एंड साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। करेक्ट, तो अगर हमने माइनस साइन थीटा यहाँ पे पुट किया तो हमारा सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, एट टी = टी पी = 1 माइनस, ये एज इट इज़ रहेगा e⁻⁻ जीटा ओमेगा एन टी पी अपॉन
रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमारा जो साइन थीटा है, हमने क्या फाइंड किया था, हमारा साइन थीटा फाइंड किया था। कैसे किया था कि ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हुआ था थीटा। अब अगर ट्राइंगल के जो टर्म्स है वो याद नहीं आ रहे, तो सबसे पहले हम याद करेंगे कि हमारा कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा क्या होता है, हमें पता है जीटा होता है, तो मतलब वो क्या होता है, जीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब ये वाला जो टर्म है वो फॉर श्योर ऐसे हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या है, इट इज़ ऑपोजिट अपॉन हाइपो, तो मतलब 1 माइनस जीटा स्क्वायर हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखा रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी पी। अब अगर हमें एम पी चाहिए, एम पी क्या है हमारा मैक्सिमम पीक ओवर शूट, अगर वो चाहिए हमको, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू हमने फाइंड किया सी टी एट टी इक्वल्स टू टी पी माइनस, अगर हम 1 करें, ये वाला पार्ट माइनस कर दे, तो हमें एम पी मिल जाएगा। तो मतलब हम एम पी को कैसे लिख सकते हैं, सी टी एट टी इक्वल्स टू टी पी माइनस 1। तो ये एम पी क्या फॉर्म हो जाएगा, ये यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, तो ई रेस टू माइनस जीटा ओमेगा एन टी पी हो जाएगा। और अगर हम टी पी की वैल्यू पुट करें, जीटा ओमेगा एन टी पी क्या था, पाई बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा एन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये ओमेगा एन कैंसिल, तो हमारा एम पी क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस जीटा पाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना चाहिए। अब एम पी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एम पी को हम क्या बोल सकते हैं, एम पी इज़ बेसिकली सी एट टी पी। सी एट टी पी मतलब ये टाइम पीरियड, ये जो पीक टाइम है, इस पे जो हमारी सी टी की वैल्यू है, इसमें से अगर हमने सी स्टेडी स्टेट या सी इन्फिनिटी की वैल्यू को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, एम पी। और अगर हमें परसेंटेज एम पी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सी टी पी माइनस सी इन्फिनिटी अपॉन सी इन्फिनिटी इंटू 100। ठीक है, इससे हमारा परसेंटेज एम पी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक और कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं कि सपोज़ हमने यहाँ पे जीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, तो हमारा ये जो टर्म है वो इंक्रीज़ होगा। कि सपोज़ हम इसको ई रेज टू माइनस टी के फॉर्म में इमेजिन करते हैं, जिसका ग्राफ ऐसा होता है। तो अगर ये टर्म को हम बढ़ाएं, ठीक है, हमारे टाइम पीरियड को अगर हम बढ़ाएं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू माइनस टी कम हो जाएगी। मतलब अगर हम जीटा को बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल वैल्यू है वो कम हो जाएगा, मतलब एम पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा ऑब्वियसली। अब एम पी क्या होता है, एम पी इज़ बेसिकली द डिविएशन या द ऑसिलेशंस अवे फ्रॉम द स्टेडी स्टेट। ठीक है, मतलब हमारे जो ऑसिलेशंस है, अगर हमने जीटा बढ़ाया तो हमारे जो ऑसिलेशंस है वो भी बढ़ जाएंगे, मतलब हमारा सिस्टम जो है वो थोड़ी अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हमारा एम पी ज़्यादा भी बढ़ना नहीं चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो अब यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन डराइव करते हैं कि हमने देखा था कि अगर हम जीटा की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो राइज टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर हम जीटा की वैल्यू को बढ़ाएं तो हमारा एम पी जो ऑसिलेशंस है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सो मतलब जीटा की जो वैल्यू है वो कौन से रेंज में होना चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.8 एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4। और जीटा की वैल्यू को इतना भी कम नहीं करना है कि हमारा जो एम पी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब हमारे जो ऑसिलेशंस है, हमारी जो स्टेडी स्टेट से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाए और हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो जीटा का ये रेंज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारी सेटलिंग टाइम के बारे में। सब नंबर 5 जो है हमारा वो है सेटलिंग टाइम।
सेटलिंग टाइम। अब सेटलिंग टाइम को हम डिनोट करते हैं TS से। सेटलिंग टाइम क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड, इसको हम ब्लू से बना लेते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच टू इट्स स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, ये यहाँ पे जब हम देख सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे स्टेडी स्टेट वैल्यू पे या इक्विलिब्रियम पे रीच कर रहा है, तो इसको रीच करने का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम सेटलिंग टाइम बोलते हैं। तो सेटलिंग टाइम को हम डिफाइन करते हैं फॉर, अगर 0% टॉलरेंस बैंड है तो इसके लिए हम TS को कैसे डिफाइन करते हैं, ये होता है 5 टाइम्स टाउ। अब क्योंकि हमारा सिस्टम अंडर डैम्प सिस्टम है कि हमारे जो पोल्स है, पोल्स वो क्या होता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो ये है, तो हमने टाउ का भी डेफिनेशन देखा था, -1 रियल पार्ट ऑफ पोल। रियल पार्ट ऑफ पोल क्या है, माइनस जीटा ओमेगा एन, मतलब हमारा जो टाउ है वो क्या है 1 जीटा ओमेगा एन। फॉर व्हाट, फॉर अंडर डैम्प सिस्टम, अंडर डैम्प सिस्टम के लिए। सो हम हमारे TS को, सेटलिंग टाइम को, और 0% टॉलरेंस बैंड के लिए 5 जीटा ओमेगा एन लिखते हैं। सिमिलरली फॉर सपोज 2% प्लस माइनस 2% का अगर टॉलरेंस है तो हम हमारे सेटलिंग टाइम को डिफाइन करते हैं एज 4 टाउ, विच इज़ 4 जीटा ओमेगा एन। एंड अगर प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस है तो इसके लिए हम हमारे TS को एज 3 टाउ डिफाइन करते हैं, 3 जीटा ओमेगा एन। करेक्ट। तो टॉलरेंस क्या होता है बेसिकली कि सपोज 0% मतलब हमें हमारे 1 की वैल्यू को रीच करना है। अब 1 की वैल्यू को रीच करने के लिए जो टाइम लगेगा वो ये वाला टाइम है, ये वाला सेटलिंग टाइम है। और सपोज हमने प्लस माइनस 2% का टॉलरेंस रखा है, मतलब या तो ये 2% थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है यहाँ से, या वो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ले सकता है। अगर इस रेंज में वो पहुँच गया तब हमारा सिस्टम को अगर हम सेटल बोले तो उस सेटलिंग टाइम को हम लेते हैं एज 4 जीटा ओमेगा एन। तो जैसे हम टॉलरेंस अगर बढ़ा रहे हैं तो हमारा सेटलिंग टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो जल्दी सेटल हो रहा है। सिमिलरली अगर प्लस माइनस 5% का हमने टॉलरेंस बैंड रखा तो हमारा सिस्टम है वो और जल्दी सेटल हो जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए हमारा जो सेटलिंग टाइम है वो कम आ जाएगा। तो ये था हमारा सेटलिंग टाइम। अब हमारा 6th और लास्ट है वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब इसको हम डायरेक्टली डिफाइन करते हैं कि कितना टाइम पीरियड लगता है एक ऑसिलेशन में। तो वो क्या होता है, T = 2 टाइम्स हमारा पीक टाइम, 2 टाइम्स TP। सो ये हो गए हमारे टोटल 6 परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट। हमने देख लिया सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बिहेवियर कैसा होता है फॉर यूनिट स्टेप इनपुट अंडर डैम्प सिस्टम के लिए। करेक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स से स्टार्ट करेंगे।